हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाटी समुदाय ने सुक्खू सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, एसटी का दर्जा नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी। जिस संसद के दोनों सदनों में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने का संशोधित बिल पास हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। इसी साल 4 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद अब हाटी समुदाय को हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आगामी कार्रवाई का इंतजार है। बता दें कि हाटी समुदाय के लोग सरकार की ओर से प्रदेश में मिलने वाले जनजातीय दर्जे का इंतजार कर रहे हैं। वह समुदाय के लोगों के 3 महीने के इंतजार के बाद अब तक राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं हुई है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से हो रही देरी के बाद अब हाटी समुदाय के लोगों का सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। वह शिमला में सिरमौर हाटी विकास मंच ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में हाटी समुदाय ने राज्य सरकार को चेतावनी दे डाली है कि हाटी समुदाय ने सुक्खू सरकार को दीपावली तक का वक्त दिया है। वह सिरमौर हाटी विकास मंच के प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा ने कहा कि अगर सरकार ने वक्त रहते इस संबंध में कार्रवाई नहीं की तो दीपावली के बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में पुलिसकर्मी भी शामिल, एसआईटी ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वह पुलिस की ओर से गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अलग अलग जगह से यह गिरफ्तारी की है। इनमें 5 पुलिस कर्मचारी भी शामिल हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कांगड़ा के भवाराना से नरेश कुमार, ऊना के मेहतपुर से सुनील कुमार चंद्रानी, हमीरपुर से ज्योति और शिमला से बलवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। यह सभी हिमाचल प्रदेश पुलिस के कर्मचारी हैं। इसके अलावा हमीरपुर से कृष्ण दत्त, बद्दी से नील धीमान और बद्दी के बरोटीवाला से गुरदीप को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुजानपुर से वन विभाग में तैनात वन रक्षक राम कुमार राणा को भी गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में अब तक कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। करसोग में 390 लोगों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसी महीने से मिलेगा योजना का लाभ। जिला मंडी के तहत करसोग में इस महीने से 390 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी, जिनमें हिमाचल सरकार ने दिव्यांग पेंशन के 34, विधवा पेंशन के 66 व वृद्धा पेंशन के 290 मामलों को स्वीकृति प्रदान की है, जिसका भुगतान लाभार्थियों के पोस्टल या फिर बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे में दीपावली से पहले सैकड़ों लोगों को सरकार की ओर से बढ़ा हुआ तोहफा मिला है। बता दें कि पेंशन के ये मामले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे थे। वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को 1000 से लेकर 1700 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन मिलेगी, जिनमें दिव्यांग पेंशन योजना में 40 से 69% दिव्यांगों को प्रतिमाह 1150 रुपये, 70 या इससे अधिक फीसदी दिव्यांगों को 1700 रुपये पेंशन मिलेगी। इसी तरह विधवा, एकल नारी व तलाकशुदा महिला को 1150 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। वही 70 साल से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को यही पेंशन 1700 रुपये मासिक मिलेगी। बता दें कि वृद्धा पेंशन के मामले में भी 70 साल से कम आयु वर्ग के लाभार्थियों को 1000 रुपये, 70 साल से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को 1700 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। हिमाचल के हर बस अड्डे में बनेगा बेबी फीडिंग रूम, H8 से शुरू करेगा सुविधा। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बसों में सफर करने वाली महिलाओं के लिए सराहनीय पहल की है। प्रदेश में निगम के सभी बस अड्डों पर महिलाओं को बेबी फीडिंग रूम मुहैया रहेगा। बता दें कि शिमला के टूडी कंडी ISBT में फीडिंग रूम की सुविधा शुरू कर दी गई है। वहीं महिलाएं बच्चों को बेहिचक स्तनपान करवा सके, इसके लिए प्रदेश के सभी पुराने व नए बन रहे बस अड्डों में फीडिंग रूम बनेंगे। वह मौजूदा समय में देश के चुनिंदा राज्यों में ही इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। वह सफर के दौरान महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बच्चों को स्तनपान करवाने में असुविधा होती है। बता दें कि विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि टूडी कंडी ISBT के डिपार्चर फ्लोर पर फीडिंग रूम की सुविधा शुरू कर दी गई है। वह जल्दी पुराने बस अड्डे में भी सुविधा मिलने शुरू हो जाएगी। नादौन में टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे 300 करोड़। द इंडियन राफ्टिंग फेडरेशन के सहयोग से नादौन में आयोजित 3 दिवसीय एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप के समापन पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह चैंपियनशिप पर्यटन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगी। वह पर्यटन मानचित्र पर नादौन की एक अलग पहचान बनेगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रतियोगिता से नादौन में पर्यटन उद्योग को नए पंख लगेंगे। सीएम चिकित्सा सहायक कोष से 1 करोड़ 60 लाख रुपये की दी मदद, 57 लाभार्थियों को दिए 35 लाख।
जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीएम चिकित्सा सहायता कोष के तहत 1 जनवरी 2023 से अब तक 1,59,60,548 रुपये की सहायता राशि जारी की जा चुकी है। इसके तहत 57 लाभार्थियों को 35,15,548 रुपये की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की है। वहीं 1,24,45,000 की राशि अस्पतालों को जारी की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र, अनुमानित उपचार लागत, उपचार उपरांत आवेदन की स्थिति में सत्यापित मूल बिलों की प्रतियां, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति से प्रति इत्यादि दस्तावेजों के साथ सीएम कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। वह सुक्खू ने कहा कि जिला उपायुक्त और स्थानीय विधायक के माध्यम से भी चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बोले, अटल टनल रोहतांग की तर्ज पर बनेगी कांडा घाट सुरंग। जे कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चंबा घाट से कैथली घाट तक दूसरे चरण के 4 लेन निर्माण में सुरंग निर्माण कार्य अटल टनल रोहतांग की तर्ज पर किया जाए। यह निर्देश स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम सांडिल ने 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी को दिए हैं। इसी के साथ कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कहा गया है। वह स्वास्थ्य मंत्री ने कंडा घाट में जिला प्रशासन, राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों और 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारियों के साथ बातचीत की। बैठक में बताया गया कि चंबा घाट से कैथली घाट तक लगभग 23 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाया जा रहा है। इस कार्य पर लगभग 598 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस दौरान 18 पुल और 1 सुरंग बनेगी। नाबालिग ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जे एक नाबालिग ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। इसको लेकर रेणुकाजी पुलिस ने पॉस्को अधिनियम के अलावा अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति नाबालिग के गांव में ही अपने बुआ के घर आता जाता रहता था, वहीं मिस्त्री का काम भी करता था। बता दें कि नाबालिग की मां न होने के कारण वह घर में अकेली रहती थी। आरोपी शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करता रहा। बाद में आरोपी ने शादी से मना कर दिया। वह नाबालिग ने बीते 15 अक्टूबर को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वह नाबालिग ने स्वयं भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर आरोपी की शिकायत दर्ज की। रेणुकाजी पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रविवार को अस्पताल में नाबालिग का मेडिकल करवाने के साथ नवजात बच्चों का डीएनए करवाकर नमूने जाँच को भेज दिए हैं। वह पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति 2023 के लिए 252 छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। जे अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से रविवार को करवाई गई अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में विद्यार्थियों ने खूब उत्साह दिखाया। वह सोलन, बिलासपुर और सिरमौर में यह परीक्षा करवाई गई। वह 3 जिलों में 252 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी है। वह परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हुई। हालांकि उत्साहित विद्यार्थी परिजनों के साथ सुबह 9 बजे ही परीक्षा केंद्र में पहुंच गए थे। वह परीक्षा के बाद विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान थी। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग में हिमाचल चमका, विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति को राष्ट्रपति से अवार्ड। जब भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम में हिमाचल को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया है। यह अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लोबल फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया के समापन पर प्रगति मैदान नई दिल्ली में हिमाचल सरकार को दिया। इस स्कीम को लागू करने वाले उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने यह अवार्ड ग्रहण किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ग्लोबल फूड इवेंट का शुभारंभ किया था। आबकारी विभाग ने वोल्वो बसों में वस्तुओं के अवैध परिवहन पर वसूला 6,40,000 रुपये का जुर्माना। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि वोल्वो बसों में अवैध रूप से विभिन्न वस्तुओं के परिवहन पर निगरानी एवं रोक के दृष्टिगत विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग को इस तरह की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। उन्होंने कहा कि बिना बिल चालान अर्थात ई-वे बिल के बिना इस तरह से वस्तुओं का परिवहन राजस्व में घाटे का एक बड़ा कारण बनता है और किसी तरह की व्यापारिक गतिविधियों में भी इसका उल्लेख नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों में विभाग 229 वोल्वो बसों का निरीक्षण किया और अवैध रूप से वस्तुओं के परिवहन पर वस्तु एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत 6,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वही विभाग ने इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को आगाह करते हुए उसने वस्तु एवं सेवा कर कानून के प्रावधानों की अनुपालना का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि बार बार इन नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके दृष्टिगत कर चोरी करने वालों के विरुद्ध विभाग का अभियान आगे भी जारी रहेगा। हर्षवर्धन चौहान बोले, हाटी को एसटी दर्जा देने पर राज्य सरकार केंद्र से मांगेगी स्पष्टीकरण। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ट्रांसगिरिपार इलाके के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसको लेकर पहले संसद के दोनों सदनों से बिल पास हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षरों के बाद हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी हुई। अब इसको लेकर गिरिपार क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों ने आपत्ति जताते हुए हिमाचल उच्च न्यायालय में सिविल याचिका दायर की, जिसके बाद उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र और राज्य सरकार को इस बाबत नोटिस भेजा गया है। अब ऐसे हिमाचल सरकार की तरफ
से इस मामले पर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पत्र लिखा गया है। तो वहीं राष्ट्रपति और अंडर सेक्रेटरी की अधिसूचना में अंतर होने की बात कही गई है। शाह की लालू को चुनौती, कहा घोषणा करें कि बिहार का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज का होगा। जे केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर जातीय सर्वे रिपोर्ट में यादव मुसलमानों की आबादी बढ़ाकर अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और चुनौती देते हुए कहा कि वह घोषणा करे कि बिहार में अति पिछड़ा समाज का मुख्यमंत्री होगा। बता दें कि अमित शाह ने रविवार को यहाँ के पताही हवाई अड्डा मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित सभा को संबोधित करते हुए हाल ही में बिहार के जातीय सर्वे की रिपोर्ट को आधार बनाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि बिहार में अति पिछड़ा की आबादी यदि सबसे अधिक है तो घोषणा करनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज का होगा। ब्रेन ऑफ हिमाचल का परिणाम घोषित, हमीरपुर के नीलांश बने टॉपर। 11,730 छात्रों ने लिया था भाग। जे एस्पायर एकेडमिक शिमला द्वारा प्रदेश के 12 जिलों में आयोजित ब्रेन ऑफ हिमाचल परीक्षा का रिजल्ट संस्थान के शिमला स्थित मुख्यालय में रविवार को घोषित किया गया। मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IAS अधिकारी ADC शिमला अभिषेक वर्मा थे। वह राज्य स्तरीय परीक्षा में हमीरपुर के नीलांश अग्निहोत्री ने प्रथम स्थान हासिल किया। वह नीलांश अग्निहोत्री एस्पायर स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। वहीं से कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी स्कूल चेल्सी शिमला की 8वीं कक्षा की मैत्री शर्मा ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं तीसरे स्थान पर आदित्य मोक्टा और वैभवी सिंह रहे। इस वीकेंड राजधानी शिमला में फीका पड़ेगा कारोबार, 40% पहुंची होटलों की ऑक्यूपेंसी। राजधानी में वीकेंड पर पर्यटन कारोबार फीका पड़ गया है। इस वीकेंड पर शिमला के होटलों में 40% की ही बुकिंग हुई। हालांकि होम स्टे में ऑक्यूपेंसी 80% तक पहुंच गई थी। होटलों में पर्यटकों के कम आने से सीधा असर पर्यटन कारोबार पड़ रहा है। वही नवरात्र के बाद फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है। अन्य राज्यों से भारी तादाद में पर्यटक घूमने शिमला आते हैं। वह पिछले सप्ताह काफ़ी छुट्टियाँ थी, लेकिन पर्यटकों की आमद काफ़ी कम रही है। कबड्डी में सूबे की बेटियों का दमदार आगाज, महाराष्ट्र और यूपी को हराया। 37वीं राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल की महिला कबड्डी टीम ने कप्तान पुष्पा राणा के नेतृत्व में शानदार आगाज किया है। वह गोवा में चल रही प्रतियोगिता में पहले मुकाबले में हिमाचल की टीम ने महाराष्ट्र को 21 अंकों और दूसरे मैच में उत्तर प्रदेश महिला टीम को 30 अंकों के अंतर से हरा दिया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश कबड्डी टीम के कोच कुलदीप राणा ने कहा कि रविवार को हिमाचल महिला कबड्डी टीम का मैच उत्तर प्रदेश टीम के साथ हुआ। इसमें हिमाचल की टीम का 52-22 का स्कोर रहा। इससे पहले गोवा पहुंचने पर ओलंपिक संघ के प्रदेश महासचिव राजेश भंडारी ने टीम का स्वागत किया। वह शनिवार को हिमाचल का प्रथम कबड्डी मैच महाराष्ट्र टीम के साथ हुआ, जिसमें हिमाचल टीम ने शुरू से ही मैच में दबदबा कायम करते हुए मैच 44-23 के अंतर से जीता। पंचायती राज उपचुनाव में 66.54, शहरी निकाय में 73.75% मतदान। जब प्रदेश में रविवार को हुए पंचायती राज उपचुनाव में 66.54%, जबकि शहरी निकाय उपचुनाव में 73.75% मतदान हुआ। वही पंचायती राज संस्थाओं में 143 रिक्तियों के लिए 98 पदों पर निर्विरोधी प्रत्याशी निर्वाचित हुए। वहीं 8 स्थानों पर कोई नामांकन नहीं हुआ और 36 पदों पर निर्वाचन हुआ। वह जिला ऊना में 1 वार्ड सदस्य के लिए केवल एक ही नामांकन दाखिल हुआ था, जो छटनी में रद्द हो गया। वहीं जिलावार सिरमौर में सर्वाधिक 81.48, सोलन में 75.97, चंबा में 70.55, बिलासपुर में 66.56, हमीरपुर में 64.69, कांगड़ा में 61.11, मंडी में 65.92, शिमला में 68.52 और ऊना में 61.86% मतदान हुआ। 30 लाख से बनेगा खुसाला महावीर मंदिर के पास खेल मैदान। खुसाला खेल मैदान का निर्माण 30 लाख रुपये से पूरा किया जाएगा। मंत्री ने खेल मैदान का कार्य 1 साल के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि अगले साल मेला उसी मैदान में आयोजित हो सके। लोक निर्माण मंत्री ने खेलकूद प्रतियोगिता की विजेता टीमों को सम्मानित किया। कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता विकास कार्यों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करना है ताकि पैसों का सदुपयोग हो सके। किसी भी विकास कार्य में यदि सरकारी धन का दुरुपयोग होता पाया तो कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में दशहरे के दिन शिमला ग्रामीण मुख्यमंत्री ने सुन्नी में 170 करोड़ रुपए से अधिक राशि का शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं। में एशियन गेम्स में भाग लेने वाली प्रदेश की महिला खिलाड़ी को प्रदेश सरकार ने 15-15 लाख रुपये देने की घोषणा की है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष शिमला ग्रामीण गोपाल शर्मा, उप प्रधान कपिल वर्मा आदि उपस्थित रहे। ऊना में स्कूल प्रधानाचार्य सहित 12 शिक्षकों की डिग्रियों पर संदेह, जांच के लिए भेजी।
जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक स्कूल प्रधानाचार्य सहित 1 दर्जन पूर्व सैनिकों की फर्जी डिग्री का पर्दाफाश होने के बाद जिला शिक्षा विभाग की ओर से की गई जांच में भी बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में 12 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। इसमें पहली से 8वीं कक्षा को पढ़ाने वाले 8 और 4 शिक्षक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें शारीरिक शिक्षक ज़्यादा हैं। इनके प्रमाण पत्रों को जाँच के लिए संबंधित विश्वविद्यालय में भेजा गया है। वही रिपोर्ट 1 सप्ताह में आने की उम्मीद है। हमीरपुर एनआईटी में फिर शराब पीकर लौटे 6 स्टूडेंट, एक छात्रा भी शामिल। गेट लांघते वक्त पकड़े गए, रात को मेडिकल कराया गया। जब हिमाचल के एकमात्र एनआईटी में शराब के नशे में धुत होकर 6 स्टूडेंट एक बार फिर शनिवार देर रात को पकड़े गए हैं। संस्थान लौटते समय गेट लांघते से पहले ही कुछ लोगों ने उन्हें अजीबोगरीब हालत में देखा। उन्होंने संस्थान को इसकी सूचना दी और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं इन स्टूडेंट में एक छात्रा भी मौजूद थी जो टल्ली होकर संस्थान की साख पर बट्टा लगाने के लिए सड़क किनारे कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। चुनाव ड्यूटी पर बस्तर गए हिमाचल के जवान की ग्रेनेड हादसे में मौत। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में चुनाव ड्यूटी पर गए हिमाचल प्रदेश के जवान की रविवार को हैंड ग्रेनेड फटने से मौत हो गई। वह जवान बीएसएफ की C-70 चार्ली बटालियन में हिमाचल में कांस्टेबल पद पर तैनात था। उसे चुनाव ड्यूटी के लिए दंतेवाड़ा भेजा गया था। बताया जाता है कि ग्रेनेड जवान के बैग में रखा था। ऐसा मालूम होता है कि बैग में ही उसका पिन निकल गया, जिसके कारण यह हादसा पेश आया। वह जवान का नाम बलबीर चंद है। वह घटना जिले के कठे कल्याण थाना क्षेत्र में हुई है। मंडी अस्पताल में बनेगी DIPH लैब, एक ही जगह लिए जाएंगे सैंपल और रिपोर्ट भी वहीं। जोनल अस्पताल मंडी में उपचार करवाने के लिए आने वाले मरीजों को अपने सैंपल देने के लिए जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। भविष्य में उन्हें एक ही स्थान पर सैंपल देकर वहीं से ही रिपोर्ट मिल जाया करेगी। बता दें कि मौजूदा समय में जोनल अस्पताल मंडी में 5 लैब संचालित हैं और ये सभी लैब अलग अलग स्थानों पर स्थापित हैं, जिससे मरीजों को सैंपल देने में खूब भागदौड़ करनी पड़ती है। लेकिन अब केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत अभियान द्वारा चलाए जा रहे अभियान आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रोजेक्ट के तहत जोनल अस्पताल मंडी में DIPHL यानी डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनने जा रही है। सरकारी धन के दुरुपयोग पर लिया जाएगा कड़ा संज्ञान। लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि विकास कार्य में यदि सरकारी धन का दुरुपयोग होता पाया जाता है तो कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। वह प्रदेश में सभी विकास कार्यों की मॉनिटरिंग दैनिक आधार पर की जा रही है। वह रविवार को शिमला शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत जलेल के गांव सहल में स्थानीय मेले में जन समूह को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता विकास कार्यों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करना है ताकि पैसों का सदुपयोग हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारी आपदा से प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। TGT आर्ट्स, मेडिकल व नॉन मेडिकल के 420 पदों के लिए इस दिन होगी काउंसिलिंग। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन द्वारा 14 नवंबर 2023 को प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कला वर्ग यानी कि आर्ट्स के 420, नॉन मेडिकल के 306 तथा मेडिकल विषय के 172 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। यह जानकारी उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन संजीव ठाकुर ने दी है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 19 नवंबर को एयर इंडिया विमानों में धमाके की दी धमकी। नामांकित खालिस्तान आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें सिखों को 19 नवंबर के बाद एयर इंडिया के विमान में नहीं उड़ने के लिए कहा गया है। उसने कहा है कि उनका जीवन खतरे में हो सकता है। पन्नू ने दावा किया है कि एयर इंडिया 19 नवंबर को ठप हो जाएगा। अपने वीडियो में पन्नू ने कहा है कि हम सिख लोगों से एयर इंडिया के माध्यम से उड़ान नहीं भरने के लिए कह रहे हैं। 19 नवंबर से एक वैश्विक नाकाबंदी होगी, वहीं एयर इंडिया को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह सिख लोग यानी कि 19 नवंबर के बाद एयर इंडिया की यात्रा न करें, उनका जीवन खतरे में हो सकता है। पन्नू का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह पन्नू ने कहा कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा 19 नवंबर को बंद रहेगा, इसका नाम बदला जाएगा। वह पन्नू ने कहा कि क्रिकेट विश्व कप के फाइनल के दिन यह होगा। वह पन्नू ने कहा कि इस हवाई अड्डे का नाम शाहिद सतवंत सिंह खालिस्तान हवाई अड्डा होगा। वह पन्नू ने कहा कि 19 नवंबर को पंजाब को आज़ाद कराया जाएगा। मलबे में दबने से मजदूर की मौत, ठेकेदार और सुपरवाइजर पर केस। कसौली में एक निजी कॉटेज के चल रहे कार्य के दौरान मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई है। वह हादसा शनिवार का है, जिसमें कामगार RCC दीवार लगाने का कार्य कर रहे थे। इसी बीच पहाड़ी से मलबा गिरने से एक मजदूर दब गया। वह पुलिस की प्रारंभिक जांच में ठेकेदार और सुपरवाइजर की लापरवाही सामने आई है। वह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
विदेशी परिंदों से गुलजार हुई भिभोर साहब की सतलुज झील। हर साल आते हैं 15 प्रजातियों के पक्षी। जो हजारों किलोमीटर का सफर कर सैकड़ों विदेशी परिंदे इन दिनों हिमाचल पंजाब के सीमा पर पहुंच रहे हैं। भिभोर साहिब सतलुज झील विदेशी परिंदों से गुलजार हो चुकी है। अभी तक 1-2 प्रजातियां ही सतलुज झील पर पहुंची हैं। वह अगले कुछ दिनों में और प्रजातियों के परिंदे भी भिभोर साहब झील पर अटखेलियां करते नजर आएंगे। वह साइबेरिया, रूस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पर स्थित जलाशयों के जमने के कारण ये परिंदे हिमाचल के जलाशयों का रुख करते हैं। बता दें कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्रदेश के जलाशय इन विदेशी मेहमानों से गुलजार हो जाते हैं। वे मार्च अप्रैल में जैसे ही गर्मी शुरू होती है, ये विदेशी परिंदे वापस अपने वतन लौट जाते हैं। अभी तक नहीं मिली डीए की 3 किस्तें। सीएम सुक्खू से की महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ जिला बिलासपुर के प्रधान नरेश ठाकुर ने बताया कि अभी तक डीए की 3 किस्तें हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं मिली है। इसके साथ 2016 से सैलरी एरियर भी 2016 से बकाया है। वह केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के 1 जुलाई 2023 से 4 फरवरी अतिरिक्त किस्त दे दी थी। इस कारण हिमाचल में कुल लंबित भुगतान 12% का हो गया है। इसमें 4% की 3 किस्तें शामिल है। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने सीएम सुक्खू पर बोला हमला। कहा माफियाओं के हाथ की कठपुतली बनी हिमाचल सरकार। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानूनी व्यवस्था अपने निम्नतम स्तर पर है। वह प्रदेश सरकार माफियाओं के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। वह हर रोज हत्या, बलात्कार, लूटपाट की घटनाएं हिमाचल जैसे शांत राज्य में आम बात हो गई है। चलिए मैं चलते हैं आज की आखिरी खबर। इजराइल का अल मगाजी कैंप पर हवाई हमला, बमबारी में 30 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच शनिवार देर रात मध्य गाजा में एक शरणार्थी शिविर पर इजरायली बमबारी में 30 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने एक बयान में यह जानकारी दी। हमास ने टेलीग्राम पर अपने पोस्ट में कहा, इजराइल ने नागरिकों के घरों पर सीधे बमबारी की है। मृतकों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वह तुर्की अनादोलू एजेंसी के लिए काम करने वाले 37 वर्षीय पत्रकार मोहम्मद अलालो ने कहा कि इजरायली हवाई हमले में अल मगाजी शिविर में मेरे पड़ोसियों के घर को निशाना बनाया। वह मेरे बगल का घर आंशिक रूप से ढह गया। उन्होंने अलालो ने खुलासा किया है कि हमले में उनके 13 वर्षीय पुत्र अहमद और उनके 4 वर्षीय पौत्र केस उनके भाई के साथ मारे गए तथा उनकी पत्नी, मां और 2 अन्य बच्चे घायल हो गए। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।